Very good evening, friends, and now I am once again back with the shapes of the d orbitals. जैसे कि ऑर्बिटल शेप्स के पीछे क्या मैथमेटिक्स जो कि छुपी है, व्हाट इज द क्वांटम मैकेनिक्स बिहाइंड द शेप्स ऑफ द डिफरेंट डी ऑर्बिटल्स। जैसे एग्जांपल के लिए आप पढ़ते हैं पी जेड, पी एक्स, पी वाई। इसमें एक्स वाई जेड क्या होता है, ऑफन लोगों का आंसर होता है कि ये एक्स एक्सिस के अलोंग ओरिएंटेड है, उसको पी एक्स बोल दिया गया है। अगर वाई एक्सिस के लॉन्ग है तो पी वाई बोल दिया गया है। जेड एक्सिस के लॉन्ग ओरिएंटेड है तो उस ऑर्बिटल को पी जेड बोल दिया गया है। चलो मान लेते हैं आपकी बात बिल्कुल ठीक है। अगर यही लॉजिक है तो एग्जैक्टली जो है कि जेड एक्सिस के लॉन्ग ओरिएंटेड डी ऑर्बिटल को डी जेड बोलना चाहिए। उसको डी जेड स्क्वायर क्यों बोला जाता है? अगर इसको डी जेड स्क्वायर बोला जाता है तो पी जेड को पी जेड स्क्वायर क्यों नहीं बोला जाता है? ये एक्स वाई जेड के पीछे एग्जैक्टली कहानी क्या है? व्हाट इज द मैथमेटिक्स बिहाइंड दिस? व्हाट इज द क्वांटम मैकेनिक्स बिहाइंड दिस? सिमिलरली आप डी ऑर्बिटल में देखेंगे डी एक्स वाई होता है, एक लिखा रहता है डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। एग्जैक्टली ये टर्म जो एक्स वाई यानी सबस्क्रिप्ट में लिखे हुए रहते हैं डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, आफ्टर ऑल ये सजेस्ट क्या कर रहे हैं? तो लेट मी फर्स्ट एक्सप्लेन टू यू डी जेड स्क्वायर एग्जैक्टली कैसे इसका शेप निकाला गया है। इसको डी जेड स्क्वायर क्यों बोला गया, डी के नीचे जेड स्क्वायर क्यों लिखा जाता है? लेट मी एक्सप्लेन टू यू। यूजुअल मैंने वेव फंक्शन जो कि लिखा हुआ है, नो नीड टू टेल इट टाइम एंड अगेन। इन द प्रीवियस टू वीडियोस आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन टू यू व्हाट एग्जैक्टली डज इट मीन्स। हमारा केवल फोकस एंगुलर वेव फंक्शन पे जो कि चल रहा है। वी आर डीलिंग द पार्ट एंगुलर वेव फंक्शंस। 3dz स्क्वायर के लिए बात कर रहे हैं। अभी चलो ये dz स्क्वायर जो कि नाम नहीं है, आप नहीं जानते हैं क्या है, ये कैसे आया, लेट मी एक्सप्लेन टू यू। यहाँ पे n का वैल्यू मैंने सॉरी l का वैल्यू ले रखा है, दैट इज 2, एंड m का वैल्यू ले रखा है 0। इट इज अ फंक्शन ऑफ थीटा एंड फाई। और ये श्रोडिंगर इक्वेशन से सॉल्व करके ये फंक्शन हमारे पास आता है √5/16 पाई 3 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये स्क्वायर रूट के अंदर एक कांस्टेंट क्वांटिटी है, ये कांस्टेंट यानी क्वांटिटी है। इसका मतलब जो एंगुलर वेव फंक्शन है वो इस पे यानी डिपेंड कर रहा है, यानी थीटा फंक्शन पे डिपेंड कर रहा है। इसमें अगेन आप एक चीज़ देख रहे हैं कि इसमें फाई फंक्शन नहीं आया है। इसका मतलब इस वाले एंगुलर वेव फंक्शन के लिए जो भी ऑर्बिटल आएगा उसकी फाई यानी एजिमुथल एंगल पे कोई डिपेंडेंस नहीं होगी। अब यहाँ पे लेट मी एक्सप्लेन टू यू। मैंने यहाँ थीटा की डिफरेंट एंगल वैल्यू जो कि लिखी हुई है, ये केवल समझाने के लिए कि एग्जैक्टली शेप एग्जैक्टली ये कि कैसे आता है इसका। 3 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये फंक्शन सॉल्व होने के बाद में आपके पास में ये एंगुलर वेव जो कि फंक्शन आएगा। जब इसकी वैल्यू 0 है तो ध्यान दें कि व्हेन थीटा इज 0, थीटा मतलब यानी एंगल ऑफ द रेडियल वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू द पोलर एक्सिस ऑफ द जेड एक्सिस। जब ये वैल्यू थीटा 0 है तो उस कंडीशन में ये फंक्शन सॉल्व करके ये आता है 2, यानी मैक्सिमम वैल्यू है इसकी। इन सारे डेटाज में देखो दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू। एक यहाँ दे रखा है मैंने एट द थीटा 0 पे और थीटा 180 पे, क्योंकि जो थीटा होता है, थीटा मैंने बता रखा है 0 एंड पाई के बीच में यानी वेरी करता है। तो यहाँ पर इसकी दो जगह मैक्सिमम वैल्यू आ रही हैं। पहली बात तो पहली इंफॉर्मेशन यहाँ पे ये है। दूसरा ये डाटा एंट्रेंस एग्जाम के लिए हाईली इम्पोर्टेंट जो कि होता है, ये एंगल वैल्यू जो कि याद रखने आपने। जब थीटा की वैल्यू 54.74 है तो उस कंडीशन में ये फंक्शन 0 हो गया। अगर ये 0 होगा तो दिस एंटायर वेव फंक्शन विल बिकम, दिस एंटायर एंगुलर वेव फंक्शन विल बिकम इक्वल टू 0।
इनके बीच में आप देख रहे हैं सारी जो नेगेटिव वैल्यूज जो कि आ रही हैं, यहाँ पर एक जगह वैल्यू जो कि -1 भी जो कि आई हुई है। देखते हैं क्या इसका जो कि मीनिंग है। अगर मैग्नीट्यूड वाइज देखा जाए तो ये 2 का एग्जैक्टली जो कि हाफ है, और इसके बाद फिर ये वैल्यू यानी पॉजिटिव में आपको जो कि दिख रहे हैं, ये सारी मैंने वैल्यू यहाँ इंडिकेट की हुई है। हाउ विद द वेरिएशन ऑफ थीटा द एंगुलर वेव फंक्शन इज वेरिंग। लेट अस स्टार्ट फ्रॉम द वेरी फर्स्ट पॉइंट व्हेन थीटा इज 0। तो जो रेडियल वेक्टर होगा यानी रेडियल या जो कि ये वेक्टर एग्जैक्टली जेड एक्सिस के अलोंग हो जाएगा। उस कंडीशन में इलेक्ट्रॉन की जो प्रोबेबिलिटी है किसी 2 यूनिट डिस्टेंस पे मिले, मैंने मान लिया कि यहाँ पर ये यानी न्यूक्लियस यहाँ से लेके यहाँ की जो ये डिस्टेंस है इसको मैंने 2 यूनिट जो है कि ले लिया। इज इट क्लियर? वो यूनिट मैंने आपको पहले बताया, आप अपने हिसाब से जो है कि कहीं भी ले सकते हैं, उसके हिसाब से ये इसका लोब का साइज कम या छोटा होता चला जाएगा। आगे जाके 15 डिग्री पे गया तो ये वैल्यू आप देख रहे हैं कि यानी डिक्रीज हो रहा है 1.79, 1.25, 0.5 इस तरीके से यहाँ पे ये डिक्रीज हो रहा है। जो आर की वैल्यू है पहले इतनी थी, अभी 1.79 आ गया, फिर वैल्यू यानी ड्रास्टिकली नीचे आके 1.25 पे चला गया, फिर ये वैल्यू जो है कि 0.5 पे चला गया, फिर ये पॉइंट वापस यहाँ ओरिजिन पे आ गया यानी 0 आ गया। ये एंगल जिस एंगल पे ये एंगुलर वेव फंक्शन यानी 0 अटेन कर रहा है, इस एंगल को मैजिक एंगल बोला जाता है। तो याद रखिएगा इसको, दिस इज कॉल्ड द मैजिक एंगल। मैजिक एंगल की वैल्यू 54.74 जो कि होती है। और ये एंगल कौन सा लिया जाता है? ये एंगल होता है जेड एक्सिस का। जेड एक्सिस के रिस्पेक्ट में जो रेडियल वेक्टर, अगर ये जेड एक्सिस है, इस जेड एक्सिस के अलोंग में यहाँ पर जो है कि ये जो एंगल आ रहा है, ये एंगल यानी दैट एंगल थीटा विच इज इक्वल टू 54.74, जिसपे कि डॉट यानी ओरिजिन वाले पॉइंट पे आ चुका है, उस कंडीशन में इस एंगल को बोला जाता है जस्ट द मैजिक एंगल। इसके बाद थोड़ा इंटरेस्टिंग सिचुएशन है, देखते हैं। अगर मैं 60 डिग्री के एंगल पे आ रहा हूँ, ये एंगल जो कि 90 डिग्री है यहाँ से, यानी 0 से लेके यहाँ π/2 तक एंगल मैंने थोड़ा और इंक्रीज किया। जब एंगल यानी यहाँ से 60 डिग्री पे आ गया, ये एंगल की वैल्यू अगर 60 डिग्री आ गया तो ये पॉइंट अब क्या रहा है -0.25। तो माइनस का मतलब ये नहीं कि आप नीचे जो कि दिखा दीजिए इसको, -0.25 का मतलब हो गया कि यहाँ पर आप जैसे जैसे ये एंगल को इंक्रीज किया तो ये अब जो पॉइंट होगा वो इस एक्स एक्सिस के लाइन पे, इस एक्स एक्सिस की जो कि लाइन पे प्रोसीड करेगा। और एग्जैक्टली हाँ, तो यहाँ पे बात चल रही थी कि एग्जैक्टली अब जब यहाँ से एंगल 60 डिग्री पे गया तो 60 डिग्री पे अब एक पॉइंट जो है कि थोड़ा सा यानी 60 डिग्री पे है, तो यानी 60 डिग्री पे ये पॉइंट और नीचे आएगा, इसके 0 से नीचे जो भी आएगा पॉइंट, यानी इतने पे ये फंक्शन 0 हो चुका है इस एंगल वैल्यू पे। एंगल 0 नहीं हुआ, मतलब एंगल जो है कि 90 अभी अप्रोच नहीं किया। यहाँ से फिर ये वाला पॉइंट थोड़ा सा कहीं यानी इधर आ जाएगा 75 पे। आप देख रहे हैं कि थोड़ा सा ये वैल्यू 0.79 थोड़ा जो है कि ये वैल्यू इस तरीके से ये वैल्यू जो कि इंक्रीज हुआ। ओके, और यहाँ पे आते आते ये फिर एग्जैक्टली यहाँ पे आ गया टू द 90 डिग्री पे, क्या आ गया π/2 एंगल पे हो गया जो कि -1। यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी वो डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ के डिस्टेंस का एग्जैक्टली हाफ होगा ये, क्योंकि 2 का यानी मॉड वैल्यू पे देखूँ, इसका मॉड वैल्यू पे देखूँ तो ये 2 का एग्जैक्टली क्या हो रहा है, हाफ। फिर 105 पे फिर ये वैल्यू, अब ये वैल्यू जा रही है -0.75 -0.75 पे ये वैल्यूज़ ऐसा दिखाइएगा। यानी फिर यहाँ से अब ये जो कि नेगेटिव पे जो कि वैल्यू जा रही है
तो ये वैल्यू इसी तरीके से यहाँ होते होते और फिर फाइनली 125 के एंगल पे ये जो एंगल आ गया, ये वाला एंगल आ गया 125.56। फिर से इस पे ये यानी 0 अचीव हो चुका है। ये वाला एंगल की वैल्यू है 54.74 डिग्री, यहाँ ये आ गया। फिर इसके बाद में जैसे एंगल इंक्रीज हुआ 135, ध्यान देना है कि ये जेड एक्सिस के साथ ये वाला एंगल 125 है। आगे फिर जब ये इंक्रीज होगा तो ये वाला वैल्यू आप देख रहे हैं फिर से इंक्रीज कर रहा है 0.5, फिर उससे हाई हो गया 1.25, 1.79 एंड फिर 2, यानी ऐसे होते होते ये वैल्यू जो कि इंक्रीज होके फिर से जो कि यहाँ पहुँच गई है। तो अगर आप देखें तो इधर पे ये इस तरीके से लोब ऐसे आ रहा है, यहाँ पर ये ऐसे जा रहा है, फिर ये लोब ऐसे आ रहा है। एग्जैक्टली ये चीज़ एग्जैक्टली वो कह रहा है जेड एक्सिस के अलॉन्ग पूरा जो है कि सिमेट्रिकल है, फाई पे कोई डिपेंडेंस नहीं है। इधर आ रहा है तो ये इसके ऊपर से ऐसे भी आएगा, ऐसे भी आएगा, पीछे भी जाएगा, एवरीवेयर। अगर आप उसको जो है कि ज्वाइन कर लें तो इस तरीके से ये इसका ये डंबल बन गया। और यहाँ पर ये एग्जैक्टली जो ये दो लोब जो यहाँ पे आए हुए हैं, इन लोब्स पे हम सीधा जो है कि देख पा रहे हैं कि ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अल्टीमेटली 0 को यानी टच कर रही है। ये जो दो छोटे लोब आपको दिखाई दे रहे हैं, ये दो छोटे लोब एग्जैक्टली है क्या कि ये वाले एक्स वाई प्लेन में है। एक्स वाई प्लेन में ये कहीं भी हो सकते हैं, एक्स एक्सिस में भी हो सकते हैं, वाई एक्सिस पे भी हो सकते हैं, पूरा एक्स वाई प्लेन में। इसीलिए जब ये डी ऑर्बिटल को आप विजुलाइज करेंगे तो ये विजुलाइज होके कुछ ऐसे आपको दिखाई देगा, क्योंकि इस तरीके के जो ये छोटे छोटे लोब हैं ये पूरे एक्स वाई प्लेन में है। तो एक एक्स वाई प्लेन में आपको एक रिंग टाइप की इस तरीके से ये स्ट्रक्चर यानी दिखाई जाती है। ये होता है स्ट्रक्चर और डी जेड स्क्वायर का। इसका नाम डी जेड स्क्वायर क्यों जो कि रखा गया, तो इसको मैंने यहाँ इंटरप्रिटेशन किया है। इस एंगुलर वेव फंक्शन में मैंने यहाँ पे क्या किया कि कॉस थीटा की वैल्यू डाल दिया। हमने पहले ही स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में स्टडी किया कि जेड इज इक्वल टू होता है आर कॉस थीटा। तो यहाँ से अगर कॉस थीटा निकालूँ तो कॉस थीटा क्या होगा, जेड अपॉन आर। उसी वैल्यू को मैंने डाला है कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू जेड स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। ये फंक्शन जो है कि सॉल्व किया, यहाँ पे ये वैल्यू आ गया। इसे साफ मालूम चल रहा है कि ये एंगुलर वेव फंक्शन जेड स्क्वायर पे डिपेंड कर रहा है और इसीलिए इस ऑर्बिटल को नाम दिया गया डी जेड स्क्वायर। डी जेड स्क्वायर इसलिए नहीं दिया गया कि लोब जेड एक्सिस के लॉन्ग ओरिएंटेड हैं, ये नाम इसलिए आया क्योंकि जो एंगुलर वेव फंक्शन है इसका ये जेड स्क्वायर पे डिपेंड कर रहा है। दैट इज़ वाई द नेम डी जेड स्क्वायर हैज़ बीन गिवन टू दिस। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और है ऑफ द कॉनिकल नोड। यहाँ ये इस मैजिक एंगल पे ऐसे इस साइड भी इसी एंगल पे होगा। अगर जेड एक्सिस के थ्रू देखें तो ये एंगल हर जगह इक्वल है 54.74 डिग्री। इज इट क्लियर? यहाँ पे अगर आप इनको जो है कि इस तरीके से ज्वाइन कर लें तो एक कोन जैसे स्ट्रक्चर बनता है, इसको बोला जाता है यानी कॉनिकल नोड। इसीलिए डी जेड स्क्वायर में ध्यान रखना कि यानी नोडल प्लेन नहीं होता है इसमें, यानी कॉनिकल नोड्स होते हैं जो इस तरीके से ये अप्रोच करते हैं, ये ऐसे ही, ठीक है ना। ये रिंग को यानी टच नहीं करते हैं। एक्चुअली जो रिंग होती है वो रिंग चारों तरफ से घूम के आती है और इसके जस्ट बीचों बीच विदाउट टचिंग दिस रिंग ये कोन यानी जाती है, इसलिए इसको आप जो कि रेडियल कोन बोलते हैं। यहाँ इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी यानी 0 होती है। This is all about dz square orbital, and you might have understood why it is called dz square, what is the significance of the z square in this case, and what is the significance of z in the pz atomic orbital that I have explained in the previous videos. Hopefully this will be helpful to you to understand, and thank you very much.